हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला। माय नेम इज राहुल परमार। जय हिंद एवरीवन, भारत माता की जय। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद जय हिंद, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल भाई? इस अप्रैल की दोपहरी में क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो, मूवी देख रहे हो, घर बैठे हो? मेरी आवाज आपको आ रही है? दिखाई सुनाई आपको दे रहा हूं? प्लीज बताइए। एकदम अच्छे से आवाज आ रही है? मैं एकदम बढ़िया हूं बेटा, तुम कैसे हो? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बढ़िया। अच्छा पहले ना यार थोड़ा सा आवाज का बताओ यार। वो क्या मैंने कूलर चला रखा है? अगर तुम बोलो कि सर वो दिक्कत हो रहा है, खुरुर खुरुर शुर सुर सुर थर 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 फस फस फस, ऐसी कुछ आवाज आ रही हो तो हम उसे फिर बंद करें। हम्म। ऑल सेट, नो प्रॉब्लम। चलो, बहुत बढ़िया भाई, एक नंबर। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कहां तक हम लोग कर चुके हैं और क्या आगे करना चाहिए। ओके, एक मिनट बस। जी, तो भाई आखिरी क्लास के अंदर मैं आपको विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म्स पढ़ा रहा था। अब उन लैंडफॉर्म्स के बीच में क्या था कि आप पूरी चीजें हो नहीं पाई थी। विंड से जो आखिरी में डिपोजिशन होता है और उसके थ्रू बनने वाले लैंडफॉर्म, या फिर विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म्स का जो क्रिएशन, उसकी जो टेबल थी, उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। तो पहले हम क्या करते हैं, विंड्स के बनने वाले लैंडफॉर्म पढ़ लेते हैं। विंड्स के बाद डिपोजिशन, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर अर्थक्वेक जानेंगे, फिर सुनामी जानेंगे और फिर वोल्केनिज्म जानेंगे। देखो क्या है कि आज राज रोशन सर अपने गांव गए हुए हैं, मतलब अपने घर हैं। तो अब सर वहां पर है, तो सर अभी इतने जल्दी आप लोगों के पास अवेलेबल हो नहीं पाते। तो फिर ऐसा सोचा गया कि कौन है जो शौर्य को इस समय दो बार लेने की इच्छा रखेगा। तो मैं अपनी माँ का बेटा अकेला, मैंने सोचा कि यार ठीक है, बच्चों को मतलब 2 घंटे मतलब 2 क्लासेस रहेगी तो हम अच्छे से इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, चीजें और डिस्कस कर पाएंगे। तो अपन एक काम करते बेटा, आराम से 2 साइडेड कम्युनिकेटिव रखेंगे और इस क्लास को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मैं भी गांव से आया था, बट मुझे मजा आता है जब अपन मतलब शौर्य के अंदर। सर इतनी गर्मी क्यों है? इतनी गर्मी इसलिए है बेटा कि सूरज की रोशनी सीधी की सीधी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिर रही है, इस वजह से। ओके, तो पढ़े। देखो आराम से पढ़ेंगे, तुम लोग ना मस्ती भी करो, क्योंकि यार अभी 2 क्लास है ना, तो मैं आप लोग को मना नहीं कर सकता ना। 2 क्लास है, अब आप लोग ऐसा बोल दो कि अभी कम से कम मस्ती तो करने दो। तो तुम लोग मस्ती भी करो, बस ऐसा है कि मैटर नहीं होने चाहिए, आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हो रहा है, जो मैं पॉइंट पढ़ाऊं उस पॉइंट को समझो। देखो मैं भूकंप पढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली भूकंप बड़े काम का है ना? तो आप उसकी चीजें भी जानो, जो मैं बता रहा हूं उनको भी नोट कीजिएगा, ठीक है? सर आप लोगों ने चेस कब खेला? चेस जब हम दिल्ली गए थे तो वहां मस्ती कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो चेस। टेबल टेनिस को तो मैंने उससे खेला था, आपको याद हो, आज से 200 साल पहले या फिर एंशियंट टाइम में क्या होता था कि जो रहते थे ना, हम खेलते हैं बैडमिंटन, तो बैडमिंटन में ऐसे रैकेट नहीं आता था पहला। पहले आता था एक प्लास्टिक का, एक कागज का, एक इतना बड़ा बैट, उसे इधर से मारो वो उधर से, ऐसे यूं करके। तो वैसे हमने टेबल टेनिस खेला था, मतलब थोड़ा कम है। चलो भाई, हाँ हाँ, सब कुछ सब कुछ। आज कोशिश करेंगे, आप लोग याद दिला दीजिएगा एक सॉन्ग भी, ठीक? सॉन्ग भी हो जाएगा। सर आप तो चेस के बादशाह, ओह माय गॉड यार। चलो
अर्थक्वेक और सुनामी को डिस्कस करते हैं भाई, है ना। शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा रिकेप बताता हूं। रिकेप के अंदर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। देखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का एक छोटा रिवीजन लेते हैं। हाँ, चलो एक छोटा रिवीजन लेते हैं कि हम लोग इससे क्या पढ़ सकते हैं। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर हमारे पास ऑप्शन में आ जाएगा सबसे पहले तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर एंडोजेनिक फोर्स, साथ ही साथ एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन एंड डिपोजिशन, ये पढ़े थे। एंडोजेनिक फोर्स में मैंने आपको बताया था डाइस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, डाइस्ट्रोफिज्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू एपिओरोजेनिक, ओरोजेनिक, फिर उसके बाद है तो टेंशनल फोर्स, कंप्रेशनल फोर्स, ये हमने पढ़े थे। तो मैंने आपको डाइस्ट्रोफिज्म पूरा बताया, आपको एक्सोजेनेटिक फोर्स में डिपोजिशन बताना दो। नॉर्मली आपका ये टॉपिक छूटा था जिसका नाम था कैटास्ट्रोफिक इवेंट। कैटास्ट्रोफिक इवेंट का मतलब होता सडनली धरती के अंदर चेंज आ जाना। तो आज हम उन्हीं कैटास्ट्रोफिक इवेंट की बात करेंगे। सर व्हाट इज डाइस्ट्रोफिज्म? ये दोनों ना एक दूसरे के लिए विपरीत का काम करते हैं। हालांकि दुनिया में ऐसी कोई सी भी चीज नहीं जो एक दूसरे के एकदम 100% एंटोनिम का तरह काम करे, बट किताबी भाषा में इनको कहा जाता है। तो ये कैटास्ट्रोफिज्म का उल्टा होता है डाइस्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया कि वो फोर्स जो एकदम से आ जाए, जैसे भूकंप। भूकंप कह के थोड़ी आएगी ए आई, नहीं, वो आ जाएगा, वो बर्बाद कर देगा। तो एक भूकंप, एक सुनामी, वोल्केनिज्म, ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट है। दीज आर द डाइस्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक फोर्स। वहीं डाइस्ट्रोफिक फोर्स क्या होता है? जो बहुत धीरे धीरे हो। फॉर एग्जाम्पल कि नाखून का बड़ा होना। नाखून बड़े होते हैं बट क्या कभी पता चला? बालों का बड़ा होना। बालों का क्या सीन होता है कि धीरे धीरे बड़े होते हैं, बट ऐसा नहीं कि मैं हेयर कट कराने सलून पे गया और बाहर आया और फिर से मैं जुल्फिकार बन गया। ऐसा नहीं होगा, उनको एक समय लगेगा। दैट इज अ डिसर्निबल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, ऐसा तो नहीं है ना आज बच्चे ने जन्म लिया, कल अंगूठा चूसा, परसों दिन नाखून काटे और दौड़ लगा के स्कूल चला गया। नहीं यार, इट टुक टाइम, द प्रोसेस टुक टाइम, एटलीस्ट 2 to 3 ईयर। जब आपको वो मम्मा पापा कहना शुरू करेगा, तो कहने का मेरा मतलब क्या है, ये प्रोसेस एक डाइस्ट्रोफिक प्रोसेस है जो बहुत धीरे धीरे चलती है ना, और ये सडन चेंज प्रोसेस है। तो डाइस्ट्रोफिक मैंने आपको माउंटेन बिल्डिंग, प्लेट्यू बिल्डिंग बताया था। कैटास्ट्रोफिक दे बड़े भाई बहन को हिंदी में क्या बोलते हैं इतना नहीं आता भाइयों, मैं आपको बता सकता हूं, देखो एक्सप्लेन कर सकता हूं, बट इसका हिंदी शाब्दिक अर्थ तो मुश्किल है यार बेटा। इंटरनेट उस पे देख लो ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अब डाइस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म इनको हिंदी में क्या बोलते हैं ये तो नहीं पता ना यार बेटा। चलो, तो आज के टॉपिक क्या कवर होंगे? आज का टॉपिक कवर होगा हमारा अर्थक्वेक, सुनामी और वोल्केनिज्म। भाई मैं होता ना आप लोगों की जगह, तो मैं इस टॉपिक को तो भले एग्जाम ना हो यूं ही पढ़ लेता, ता उम्र इस चीज को याद रखने के लिए कि कहां कौन से फिलोमिना हो सकते। वहां पर जुल्फिकर मतलब सुशांक, जुल्फे, जुल्फे मतलब कि आपकी लटे, जुल्फे मतलब आपके बाल, जो बचपन में करते थे ना हम, पता ही नहीं पता। एक बार मैं थोड़ा उस समय काफी छोटा था, ये 12वीं कक्षा की बात है। देखिए यार तुम लोग किसी को बताना मत ना, ये सब अपने तक की बात है। तुम लोग हम फ्रेंड्स है इसलिए इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। मैं 12वीं में था, तो 12वीं में मैंने सोचा था कि अब अपने को घर वाले लंबे समय तक पैसे देंगे नहीं, अपने को मेहनत करना है, फौज में जाना है। तो ऐसा मैंने सोच तो लिया था, तैयार भी था मैं। अब वहां पर क्या बोलते हैं उसको, रनिंग और वो देने गए। अब आप मेरी हालत देखो,
कितना ही तेज दौड़ लूंगा मैं। तो मुझे पता था कि अपन आर्म्ड फोर्स की एग्जाम दे सकते, पर वो एग्जाम जिसके अंदर थोड़ा फिजिकल कम हो, जिसके अंदर पढ़ाई लिखाई हो, जहां दिमाग चले। अब मैं था पहुंच गया भाई, वो सीहोर में थी एग्जाम, तो सीहोर निकल गया। अब मैंने सोचा कि यार देखो, देख राहुल, बात बुरी नहीं है, बट ऐसा है कि एक तो भाई तेरे को लगा चश्मा, दूसरी बात इतना दौड़ना ओड़ना होगा नहीं, तो एक काम करते हैं, हेसेनो का एक शो है, वो शो देख लेते हैं। लीसा बड़ा बेहतरीन थिएटर था उस दौर में, तो मैं गया लीसा थिएटर में। वहां एक मूवी लगी थी हॉलीडे। हॉलीडे मूवी एक मूवी है, आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो उसका एक गाना हो, नैना आशिक ना हो। तो हॉलीडे मूवी लगी थी, तो गया हॉलीडे मूवी देखी। मम्मी का फोन आया, मैंने कहा मम्मी ये बाल होता ना, इतना बाल बाल बच गया रनिंग में, वरना पहुंच ही गया था ऐसा कट टू कट। तो मेरी मम्मी ने बोली कही बेटा इतनी मेहनत तो करी, अगले साल हो जाएगा। पर यार ना मेरे से हो नहीं पाता, मैं दौड़ने जाता तो रुक नहीं पाता। अभी तुम लोग उसको ना ऐसा मत समझ लेना, ये मेरे घर की बात है। मैंने तुम लोग को बता दिया, किसी को जानना था बाल बाल क्या होता है, जुल्फे क्या होती, तो जो बाल बाल बच गया था ना मैं दौड़ते हुए, वो मैं ऑलमोस्ट देयर था, ऑलमोस्ट देयर था, बस वो थोड़ा सा एक इतना सा था यार। हाँ वो स्लीपर सेल वाली, वही वही वही। अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी, ठीक, इनको हम पढ़ेंगे आज कैटास्ट्रोफिक फोर्स के अंदर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जान लो, एक बच्चे ने पूछा था सर एरेटिक क्या होता है। ये ग्लेशियर से बनने वाले बोल्डर्स होते हैं। जब ग्लेशियर्स आते हैं ना, तो आते समय पे ग्लेशियर क्या करते हैं, अपने साथ साथ बड़े बड़े पत्थरों को भी रोल करके लाते हैं, और जब रोल करके लाते हैं तो वहां ले जा करके जमा कर देते हैं, और जब वो वहां एक्यूमुलेट होते हैं ना उस पर्टिकुलर जगह पर पत्थर, और ये उसे हम बोलते हैं रेटिक। ई से शुरू होती है पर पड़ा रेटिक जाता है। सर कोई बात नहीं, आपने इतना देखो यार, आप ना उसके उस हिसाब से अगर मुझे जज करना हो आप लोगों को कि आपने रनिंग नहीं करी, आपको जाना चाहिए था, वो एक अलग बात है। मैं जाता, मुझे अब वो होता ना, हर इंसान को अपना वो पता होता है। अच्छी बात ये मुझे शुरुआत से पता था मेरा। अब वहां मैं जा पाया नहीं जा पाया, देश प्रेम दिल में था, देश के लिए सपोर्ट करना था, जितना मैं कर सकता था। मुझे शुरू से ही, जब से 1997 में बॉर्डर मूवी आई थी, तब तो मेरा जन्म ही हुआ था, बट जब से देखना शुरू किया था तब से मैंने उसको हर 15 अगस्त के दिन देखी, हर चीज जानी। मैं तो नहीं कर पाया, मतलब अगर महाभारत का ये युद्ध था तो मैं तो अर्जुन बन नहीं पाया, बट भगवान से इतनी प्रार्थना है कि एक कृष्ण बन करके बहुत सारे आप ही में से अर्जुन तैयार कर दूं जो देश की सुरक्षा में जाए। मतलब मैं करूं या मेरे भाई लोग, आप सब करें, जो मकसद है वो कि हमारे देश सुरक्षित हाथों में रहे, एक रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल और आंसरेबल हाथों में रहे, वो तो मेरा पूरा हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस समय ज्वाइन कर भी जाता तो मैं रुक जाता एक जगह पर, बट आज अगर मैं यहां पहुंचा हूं तो कुछ चीजों के चल के ही भगवान ने यहां पहुंचाया होगा कि हम सभी लोग साथ में मिलकर के पढ़ाई करें और डिस्कस कर पाए इन चीजों को। ऐसा है बेटा वो, ठीक है। तो आप बिल्कुल मेहनत कीजिए, आपका भाई आपके साथ खड़ा हमेशा। वो तो एक जस्ट एग्जाम्पल था वो बाल बाल बचना, हालांकि वो तुम लोग को बता दिया ना मैंने शुरू में, वरना मैं आज तक मेरे जीवन में यही बोलता आया मेरे परिवार में सबको क्यों। सबसे पहले बात करते हैं ज्यूजेन के बारे में। ज्यूजेन क्या होता है? ज्यूजेन विंड के इरोजन से बनने वाला एक लैंडफॉर्म है। नाम से ना डरे, इसको समझने की कोशिश करें। चट्टान होती है, चट्टान सॉफ्ट और हार्ड दोनों प्रकार की रॉक से मिलकर के बनती है, सॉफ्ट रॉक एंड हार्ड रॉक। इन दोनों प्रकार की रॉक से चट्टान मिली के बनी होती है। अब जब बेटा हवा चलती है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब हवा चलती है तो हवा क्या करती है, जो सॉफ्ट पार्ट है उसे इरोड कर देती है, और जो हार्ड पार्ट है वो बच जाता है। तो जब इस प्रकार का लैंडफॉर्म बनता है ना, इसको सामने से देखो, ये ऐसा दिखता है, ये इसका फ्रंट वो है व्यू, फ्रंट में सामने से दिखा दिया। तो ये जो आपको ऐसा दिखाई देता है ना, ऊपर की तरफ हार्ड रॉक, नीचे की तरफ सॉफ्ट रॉक। अब ऑब्वियसली बेटा जाहिर सी बात है, अगर रॉक सॉफ्ट है
तो इरोजन जल्दी होगी। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल कि मैंने आपके पास एक स्टील का घड़ा रख दिया और एक मैंने लकड़ी का रख दिया, उसका रख दिया मिट्टी का। अब आपको दोनों हाथों में पत्थर दे दिए मैंने, है ना, कि इससे एक काम कर, तू स्टील के घड़े को खुरेच और इससे काम कर मिट्टी के घड़े को खुरेच। आप खुद बताइए किसका घड़ा जल्दी टूटेगा? ऑब्वियसली सर मिट्टी का घड़ा। क्यों? क्योंकि मिट्टी का घड़ा जो है वो ताकतवर नहीं है, वो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है कि वो ठंडा रखेगा। अब ये जो है यहां पर क्या, जहां हार्ड रॉक थी यानी स्टील का घड़ा, वो तो इरोड नहीं हो पाया जहां हार्ड रॉक थी, बट जहां रॉक सॉफ्ट थी यानी मटकिया, वो इरोड हो गया। तो बस इस तरह का शेप बना। सॉफ्ट रॉक तो आउटस्कर्ट हो गई, वहां से कट गई, जियो मटेरियल हट चुका है और हार्ड रॉक बच गई। इसे हम कहते हैं ज्यूजेन। इसे हम क्या बोलते हैं? ज्यूजेन। अब इसी के साथ साथ दूसरा आता है यारदांग्स, उसके अंदर भी ऐसी सिमिलैरिटी है। यारदांग्स। अब यारदांग आपको क्या बताता है? आरसीबी फैंस अटेंडेंस लगाओ, एक चाटा दूंगा ना बेटा, सुनो, बाउंड्री के बाहर पड़ोगे, 1 बाउंस जाएगा। यारदांग्स में क्या होता है, जो हार्ड रॉक्स होती है वो तो लीनियर पैटर्न में बच जाती है और जो उनके एडजेसेंट की सॉफ्ट रॉक होती है वो इरोड हो जाती है। मतलब यहां पर आप देखो, यहां जो इरोजन हो रहा है ना, वो वर्टिकल इरोजन हो रहा है। वर्टिकल इरोजन का मतलब कैसे? जैसे मैं हूं तो आपने मुझे वर्टिकली कहां कहां काट दिया, जो सॉफ्ट पोर्शन था वो तो काट दिया और जो हार्ड पोर्शन था वो बचा दिया। तो ये यारदांग्स आपको वर्टिकली काट रहा और आप सॉरी ज्यूजेन वर्टिकल काटला और यारदांग्स ना हॉरिजॉन्टली काट रहा। इसमें देखो हार्ड रॉक्स बच चुकी है और सॉफ्ट सॉफ्ट जा चुकी है। सॉफ्ट रॉक में ना रीजेस बन चुकी है। सॉफ्ट रॉक में रिजेस बन चुकी है। इसको ऐसे लर्न कीजिए। देखो आज आपको क्या डायग्राम बना के बताता हूं मैं। आप लोग इतना बोलते हो ना सर डायग्राम नहीं बनाते हो, डायग्राम का आपके कुछ दमदार नहीं होते। अभी तो हाथ में आया, अभी ठीक करके देता हूं। देखो भाई, यहां पर देखो, ये है हार्ड रॉक जो कि बच गई, है ना, और ये है इस वाले पोर्शन में जो थी ये, दैट इज दी सॉफ्ट रॉक जो कि कट गई। तो इससे जो स्ट्रक्चर बना, हाँ बिल्कुल आप कह सकते हो मशरूम इज एन एग्जांपल ऑफ ज्यूजेन। मशरूम उसी के अंदर आता है। तो यहां पर तो ये हो गई हार्ड रॉक, ये हो गई सॉफ्ट रॉक, हार्ड और सॉफ्ट हो गई, इसको हमने नाम दे दिया ज्यूजेन। ऐसा कैसा डायग्राम बनाना। अब यारदांग में क्या है, यहां पर हॉरिजॉन्टल कट रहा है, तो ये हार्ड 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 हार्ड, ये तो बच गए, हार्ड रॉक्स तो बच गए, बाकी सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड होकर के वहां पर रिजेस बन चुकी है। सॉफ्ट रॉक कट गई और वहां गली जैसा बन गया, तो सॉफ्ट हट चुकी, हार्ड बच चुकी। आई बात समझ में? आया बात समझ में? दोनों में क्लियर। हाँ कॉम्ब की तरह मत लो, कॉम्ब तो अलग हो जाएगा। इसमें क्या बहुत बड़े बड़े वो होते हैं। अगेन एक्सप्लेन करूं, अगेन समझ लो। देखो आप ऐसे समझो, यहां देखो, ये देखो, ये देखो हार्ड रॉक्स तो बची हुई है और जो कट गई उन्होंने रिजेस बना लिया, तो इसे यारदांग्स बोला। यहां हार्ड रॉक बची और जो सॉफ्ट रॉक कट गई, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब देखो ये ऐसा और ये ऐसा, इसमें बीच में जो है ना ये खाली जगह, ये सॉफ्ट रॉक है। सर कल मैं ऑफलाइन सेंटर पे आपको ढूंढ रहा था, आप मिले नहीं। एक खाली अंशुमान बोलेगा तो बहुत है इधर, अवार्ड अंशुमान बोलेगा तो पता चलेगा ना कि मैं हूं। मैं कल नहीं गया था, कल मैं
इंदौर सेंटर पे था, और मुझे पता आप इंदौर सेंटर में कोई आए नहीं थे। तो वो इंदौर होते तो मैं आप लोगों को मिल जाता, वहां था मैं, पर वहां बच्चे नहीं थे। एग्जाम्पल बेटा, हजारों एग्जाम्पल है डेजर्ट के अंदर, आपको ये मिलेंगे। आप ऐसा मत समझिए कि ये कोई एक जगह है कि पर्टिकुलरली ये बीकानेर के अंदर बना है या फिर कहीं और बना, नहीं यार, बहुत सारे बने हुए, एक नॉर्मल है। जैसे मैंने आपको एक फोल्ड बताया था ना, कि एक सड़क पर मुझे मिला, मैंने फोटो क्लिक करके आपको दिखाया था, ये फोल्ड है। हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इरोजन भी थोड़ा बता दो। देखो, वर्टिकल लाइन इन्हें बोलते हैं, जो खड़ी हुई लाइन होती है, वर्टिकल लाइंस लाइक लॉन्गिट्यूड, हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटी हुई लाइन होती है। तो यहां पर वर्टिकल इरोजन हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां नहीं हो रहा। यहां पर क्या, ये ऐसे हो रहा है इरोजन, ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, ये हुआ ना हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल हुआ। ओके, यस, ये चौथी बार बता रहा हूं मैं, चौथी बार, लिटरली चौथी बार। सर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है क्या? 2015-16 के समथिंग, 17 में देखी थी, 17। देखिए, चलो देखो यारदांग की डेफिनेशन, लॉन्ग नेरो रीज फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन इन सॉफ्ट रॉक एरिया। लंबी नेरो रीजेस बनी हुई है, देखो ना, ये रीज आपको मैंने फ्रंट फोटो बताई, ये लंबी लंबी है पीछे तक, देखो ये लंबी दूर तक फैली हुई रीजेस, ये लॉन्ग नेरो रीजेस है ना। फिर यूजिंग हार्ड रॉक लेयर प्रोटेक्टिंग द सॉफ्ट रॉक, ये देखिए, ये हार्ड रॉक नीचे की सॉफ्ट रॉक को बचा रहा है, ये टूटे ना। ठीक, फिर आ जाएगा डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन होलो का मतलब होता है खोखली चट्टाने। देखा होगा बहुत सारी चट्टान ऐसी होती है जो कि एकदम खाली रहती है, उनको हाथ में उठा लेते हैं हम, यू कैच करते हो, सब तरफ से हवा जाती है उसके अंदर, तो दैट आर द डिफ्लेशन होलो। डिफ्लेशन होलो है ना, जिसके अंदर छोटे छोटे होल बने होते हैं। मशरूम रॉक, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप इसको मशरूम रॉक ले सकते हो। मशरूम रॉक के बाद, मशरूम रॉक के बाद सर आपके 500 रुपए को फ्रेम करवा लिया मैंने। अच्छा, तुम मुकेश, तुम वही हो बेटा जो हम वहां प्रथमेश सरोवर में दिल्ली में रात में मिले थे तुमसे, सेक्टर 37, सेक्टर क्या बताया था उस टपोरी ने, सेक्टर 37, वहां पे वही, वो मैंने तुमको दिया था, तुम्हारे घर तुम सही सलामत पहुंच जाओ रात में, इसलिए उन्होंने उसको जड़वा के रख लिया। खैर, अब तुमने उसको रख लिया, मतलब तुम सही सलामत तो पहुंच ही गए होंगे, वो मेरा टेंशन वो था। हम्म, ये हुए। फिर इसके बाद आते हैं हम ड्यून्स के ऊपर। तो मैंने आपको सैंड ड्यून्स बताए, मैंने आपको बरछांस बताया, मैंने आपको बरछांस बताए थे, आपको पैराबोलिक बताए थे, आपको क्रीसेंट शेप बताए थे, आपको मिक्स्ड बताए थे, आपको लॉन्गिट्यूडनल बताए थे, और ट्रांसवर्स, ये सब सैंड ड्यून्स के बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, तो ये सैंड ड्यून्स वही थे जो सैंड के माउंड होते इधर उधर शिफ्ट होते रहते हैं, और इन शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स को हम क्या बोलते हैं? धरियन। फिर आ जाता लोएसिस। तो लोएसिस जो था, फाइन सिल्ट डस्ट डिपोजिटेड बाय विंड ओवर लार्ज एरिया। जब एक बड़े एरिया पर विंड डस्ट को डिपोजिट कर देती है, जब एक बड़े से एरिया पर, व्हाट इज ग्रेडेशन, व्हाट इज एग्रेडेशन, व्हाट इज डेन्यूडेशन, मुझे 5 मिनट दोगे ना तो एक्सप्लेन करूंगा, और अगर 5 मिनट के बीच में कोई बोलो ना तो एक पढ़ा ना बेटा चक्कर आ जाएंगे। 5 मिनट तो दो, इनसे निकलूंगा तो ग्रेडेशन डिग्रेडेशन बताऊंगा ना, थोड़ा ठंड ले लो यार बेटा, बता रहा हूं यार भाई। फिर आ जाएगा लोएसिस। तो फाइन सिल्ट डस्ट डिपोजिटेड बाय विंड ओवर लार्ज एरिया, उसे लोएसिस बोलते हैं। देखो आपको बताता हूं, ये इसे लोएसिस बोलते हैं, ये लोएसिस है बेटा यहां पर, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेजर्ट इलाके के अंदर जब रेत उड़ के आती है और रेत आकर के जब जमा करती है तो उसे लोएसिस बोलते हैं। ओके, ये एक लार्ज एल्कली फ्लेट भी कहा जाता है इनको, लार्ज,
एल्काली फ्लेट। एल्काली फ्लेट मतलब कि क्या होता है, इसके अंदर का जो पानी होता है ना, वो तो प्लाया के अंदर भी होता है जनरली, बट ये लोएसिस और प्लाया यही होते हैं कि एक जगह पर मिट्टी आकर के जमा होती जाए, उसे हमने, और ये आपका है प्लाया। देखो लोएसिस का मतलब क्या होता है, कहां गया, लोएसिस का मतलब होता है फाइन सिल्ट एंड डस्ट डिपोजिटेड बाय लैंड ओवर लार्ज एरिया। एक लंबे इलाके में रेत जमा कर दो, उसे हम बोलते हैं आपका लोएसिस। ये तो हुआ कि डेजर्ट में उड़ के आई हवा और वहां आकर के जमा हो गई, तो उसे लोएसिस बोल दिया। अगर लोएसिस में पानी भर जाए तो इसको हम बोलते हैं प्लाया। प्लाया, अब प्लाया में क्या होता है, पानी डेजर्ट के अंदर कितने दिन टिकेगा, तो पानी तो इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, बट वहां पर जो नमक बचता है वो नमक उसे खारा कर देता है, तो इसलिए इसको एल्काली फ्लेट बोलते हैं, एल्कलाइन। मैं मतलब मेरी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूं, तो उस दिन जब मैं ये मुकेश जो अपने क्लास के अंदर है इनसे मिला था ना, वो बहुत ही एक अलग फीलिंग थी यार। रात के समय में बता उन्होंने क्या बोला था, मुकेश ने कैसा कैसे, एक तो तुम लोग इतना हल्के में ले लेते हो मुझे, तो मुकेश ने को बोला मतलब कि सर मेरा नाम, और मैं यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, दिल्ली आया हूँ एग्जाम देने के लिए एनडीए की, आपसे मिलना है प्लीज, आप अगर आप हाँ बोले तो मैं अपनी ट्रेन भी छोड़ सकता हूँ, आप मुझे हल्के में मत लीजिए। 9 मिनट के लिए मैंने सोचा अरे भैयू मुकेश, अच्छा मैं लगा था पेपर सोल्व कराने में, तो मुकेश के साथ कोऑर्डिनेट किया प्रथमेश सर ने, मुकेश ने प्रथमेश सर को और हम दोनों को ही टेक किया था। तो प्रथमेश सर ने मुकेश भाई से बातचीत करी कि अरे बेटा, मुकेश ने बोला नहीं सर मैं ट्रेन छोड़ दूंगा, मैं बिना मिले जाऊंगा नहीं। फिर हमने वहां पर जो अरे मस्ती कर रहे थे उनमें से पूछा कि भाई कहाँ, तो एक ने किसी ने गाइड किया कि सेक्टर 35 पर जाइए आप, वहां पर आपको मिलेंगे। तो सेक्टर 35 हम सामने वालों ने, आप जो वहां थे उन्होंने बोला कि बच्चे को यहाँ बुला लो, ये म्यूचुअल एक जगह हो जाएगी, आप लोग को दूर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब वहां पहुंचे वो मुकेश एक मस्क्यूलर आदमी, बढ़िया, इतना बड़ा बैग, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर कितनी बोझ आ जाते हैं यार तुम लोगों के ऊपर, छोटी मुझसे उम्र में इतना बड़ा बैग पीठ पे, वो सीढ़ियों से दौड़ता हुआ और हवा से बातें करता हुआ आया, आते से आकर के गले मिले, आशीर्वाद लिया, थोड़ी देर बैठे। जब डिस्कस करने लगे तो मैंने उनको बोला कि अब ठीक है काम करो, कुछ आराम से घर जाना और नंबर लिख लेना, मतलब वहां कोई दिक्कत आ जाए। तो जैसे उन्होंने नंबर लिखने के लिए मोबाइल निकाला, उनके मोबाइल में मेरा प्रथमेश सर का फोटो लगा हुआ था। वो देख करके बच्चा इतना शर्मा रहा, इतना मतलब ऐसा कि सर प्लीज देखिए मत, मैं दिखाना नहीं चाह रहा था आपको। तुम लोगों ने क्या बना दिया यार हमको, हम लिटरली मतलब जब वो देखा ऐसा, वो मैं बोल रहा हूं ना, मैं इतने स्टूडेंट से मिला, एक वहां पर खड़े और एक फोटो लिया था इन्होंने जाते हुए, हम दोनों प्रथमेश सर और हम दोनों हेलमेट लेकर के यूं खड़े, एक हेलमेट प्रथमेश सर के हाथ में एक मेरे हाथ में, वो दोनों यूं हेलमेट लेकर के गाड़ी पर खड़े यूं। तो बच्चे ने दूर से फोटो लिया था, भेजा भी था उन्होंने मुझे बाद में। एक बड़ा बहुत अच्छा लगता है यार जब मतलब आप लोगों से मैं लिटरली यार, जैसे मैं तो अकेला रहता हूं, मतलब घर वाले भी मेरे दूर ही रहते हैं, दोस्त लोग भोपाल में मेरे है नहीं, तो मतलब लिटरली अगर जैसे आपकी 2 घंटे की क्लास में तैयार हो गया तत्पर हम मैं लूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। जब पढ़ाता हूं ना तो आप लोग कुछ बोलते हो कुछ हम बोलते, तो इतना टाइम फ्लाई हो जाता है पूरा का पूरा, कभी पता ही नहीं होता कि इतना हो, जैसे आधा घंटा हो गया, चलो रे चलो, आधा घंटा हो चुका भाई। तो अ लार्ज एल्काली फ्लेट किसको कहते हैं, प्लायास को। क्यों, क्योंकि पानी तो इवापोरेट हो जाता है और सोल्ट यहां बच जाता है, पानी हो गया इवापोरेट और सोल्ट यहां जमा हो गया। अब पता कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लाया होते हैं ना, प्लाया का एक और नाम होता है दैट इज, ये ऐसा कैसे लिख लेना, इफर्मल लेक। इफर्मल का मतलब होता है नॉन परमानेंट की जगह अच्छा सब लिखते टेम्पररी, तभी तो यहां नमक जमा होगा। इफर्मल लेक इसको इसलिए बोलते हैं कि पानी तो इवापोरेट होकर के उड़ जाता है, पानी तो इवापोरेट होकर के उड़ जाता है और नमक वहां बच जाता है। पानी उड़ गया, नमक बच गया, तो जो नमक बचता है उसे हम बोलते हैं एल्काली फ्लेट। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, इनका कनेक्शन ग्राउंड से होता है, और जब इनका कनेक्शन ग्राउंड से होता है ना, तो
उस जगह पर इस ये डेजर्ट के अंदर एकमात्र अकेला एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पानी होता है, इसलिए इनको ग्रीन आइलैंड भी कहा जाता है। एंड दिस इज द ओएसिस। ग्राउंड वाटर सोर्स, ऑल्सो नोन एज ग्रीन आइलैंड। देखो कैसा रेत की तरह लग रहा, मतलब ये ऐसा समझ लो इसको कि इट इज जस्ट लाइक अ नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये जो आपको दिखाई दे रहा ना, कितना सुंदर जगह है सर, कुशाग्र बोल रहे हैं, तो बस इस सुंदर जगह को ऐसा समझ लो कि दिस इज खड़गवासला, और उसके सराउंडिंग में वीरान डेजर्ट है। हर किसी को अपनी प्यास बुझाना है, हर किसी को उस मुकाम पर पहुंचना है जिसके लिए वो रात में जागता है, जिसके लिए वो सपने बुनता है। बट उस जगह पर पहुंचने के लिए ये खूंखार खौफनाक डेजर्ट पार करना होगा। मैं जरा इसके अंदर आपको बता देता हूं कि यहां पर मैथमेटिक्स के बड़े खतरनाक तूफान चलते हैं, इंग्लिश की तेज कड़क गर्मी होती है, और साथ ही साथ बाकी जीएस के सब्जेक्ट यहां रेत की तरह पांव जलाने के लिए बैठे। बट जिसने उस हवा को, उस गर्मी को, उस रेत को जी लिया, वो अंततः उसका स्वागत होगा नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर। मतलब आप ऐसा ही समझिए कि एनडीए इज जस्ट लाइक एन ओएसिस इन अ डेजर्ट, जो आपको लेकर के जाएगा इस जगह पर। इट्स ऑल अप टू यू, चॉइस इज योर। देखो कभी अभी कम से कम 50 बच्चे एक कमेंट कर चुके कि सर क्या सुंदर लग रहा है। बट अगर 50 के दिल में यह बात जमे कि यही मेरा ख्वाब है और मुझे यहीं को जाना है, सवाल ही नहीं उठता भाई कि कोई रोके आपको। ई थर्मल का मतलब होता है मेरे भाई ऐसा तालाब जो कि समय के साथ सूख जाए। जैसे आपका ओएसिस कभी नहीं सूखेगा क्योंकि ओएसिस की ग्राउंड से कनेक्शन है, ओएसिस कभी नहीं सूखेगा। अगर ओएसिस सूखा तो डेजर्ट मर जाएगा। तो ओएसिस में ग्रीन आइलैंड नाम से जाना जाता है इसको। ओएसिस आपका ऐसा रहेगा। बट हां मेरे भाई, आपका ये जो है प्लाया, प्लाया सूख जाएगा। प्लाया क्यों सूख जाएगा? क्योंकि पानी भाप बन के उड़ जाएगा। ये क्योंकि इसका ग्राउंड से कनेक्शन नहीं है, इसलिए टेम्पररी और टेम्पररी को ई थर्मल बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिपोजिशन, तो द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरोजन इज नोन एज डिपोजिशन। इरोजन का कॉन्सिक्वेंसेज डिपोजिशन होता है जब इरोजनल एजेंट लाइक हवा, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, सी वाटर, जब ये अपनी एनर्जी को लूज करना शुरू करते हैं। जैसे नदी है, नदी शुरुआती तौर में कितना उछल के बहती है, जब वो हिमालय से निकलती है अंतर जाकर के शांत हो जाती है। वैसे हवा का, हर चीजों का ऐसे ही है। तो ये क्या होता है कि जब इरोजनल एजेंट की एनर्जी खत्म हो जाए तो डिपॉजिट करना शुरू कर देता, और उसी प्रोसेस को हम डिपोजिशन बोलते हैं। जो एजेंट इरोजन करता है उसी एजेंट को डिपोजिशन करना होता है। ये कहानी कुछ ऐसी है कि अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं तो मैं ट्रेन से ही उतरूंगा समीर। मैं ट्रेन के अंदर बैठा हूं तो मैं बस से नहीं उतरूंगा। मतलब अगर इरोजनल एजेंट विंड है तो डिपोजिशनल एजेंट भी विंड होगी, जो लेकर के जाएगा वही जमा करेगा। आई बात समझ में? ओके, चलो चलो भाई, अब ना ये 2-3 लोग वो पूछ रहे थे यार ग्रेडेशन, वो कर लेते अपन।
ये पोल करा दिया मैंने, है ना, तो जिनको समझ में आया वो लोग हाँ कर देना। अगर कुछ ठीक डेटा रहा तो आगे बढ़ेंगे, वरना उसको थोड़ा रिवाइज करके देखेंगे ना। जो मैंने आपको टॉपिक बताया पूरा का पूरा आप इधर आंसर करो, मैं जब तक आपको ग्रेडेशन और ये समझाता हूं। देखो 88.2% लोगों को आया। बाकी लोगों को क्या रिवीजन की नीड है क्या? थोड़ा रिवीजन कर लो। टॉपिक बहुत बड़ा है पर टॉपिक उतना ही प्यारा भी तो है। बताओ आप लोग, अगर मैं उसको पढ़ाने बैठा तो आज ये 2 घंटे मिले ना, ये 2 घंटे के अंदर हम वो पूरा खत्म करने वाले कैटास्ट्रोफिक इवेंट, तो वो छूट जाएगा। आप उसका रिवीजन कर लेना, बाकी कोई उसके अंदर वो नहीं है। मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी भाई। चलो कोई बात नहीं, पोल नहीं आया, इट्स ओके। आप इधर देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहले ग्रेडेशन। ग्रेडेशन के अंदर 2 चीज आती है, एक डिग्रेडेशन, एक एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है चीजों का कटना। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? चीजों का कटना, मतलब इरोजन होना। और एग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? चीजों का एक जगह जमा हो जाना, है ना, एकत्रित हो जाना। तो काटना और जमा करना यानी पूरे के पूरे एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन, डिपोजिशन। तो पहले में काटना आपका काम चल रहा है, वेदरिंग में, इरोजन में और मास मूवमेंट में। और फिर एग्रेडेशन मतलब जमा करना, तो इनको कंबाइनली ग्रेडेशन बोलते हैं। ग्रेडेशन इज ए ब्रॉड टर्म जो 2 शब्दों से मिलकर के बना, काटना और जमा करना, दोनों से मिलकर उसे ग्रेडेशन बोलते हैं। ओके शिवांशु, दिस इज अ ग्रेडेशन। व्हाट डज मीन बाय ग्रेडेशन? कि जहां चीजों को हम विखंडित भी करें और चीजों का डिपोजिशन भी करें, तो वियरिंग आउट एंड डिपोजिशन कंबाइनली नोन एज ग्रेडेशन। फिर आ जाएगा आपका डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन के अंदर क्या होगा? डेन्यूडेशन के अंदर ओनली एंड ओनली आपका डिग्रेडेशन एड होगा। मतलब वेदरिंग, मास मूवमेंट एंड इरोजन, इसके अंदर डिपोजिशन नहीं आएगा। तो डेन्यूडेशन विदाउट डिपोजिशन, ग्रेडेशन, डिग्रेडेशन प्लस एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब स्टार्टिंग के तीनों और एग्रेडेशन मतलब जमा करना। अब क्लियर हो गया? डिग्रेडेशन एग्रेडेशन लिख लीजिएगा। चलिए प्रश्न है सबसे पहला, क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रीजन द केमिकल वेदरिंग इज मोर प्रोमिनेंट देन द मैकेनिकल वेदरिंग? कौन से इलाके के अंदर केमिकल वेदरिंग ज्यादा होती है? केमिकल वेदरिंग वाला टॉपिक ओपन करो, फट आंसर मिल जाएगा। केमिकल वेदरिंग इज मोर प्रोमिनेंट इन, अगर छोटा दिख रहा हो तो थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सर क्या मैं आपसे कभी मिल नहीं पाऊंगा? आप कोई भी ऐसे मत समझो, कोई भी कि आप मिल नहीं पाओगे। हम जब जाएंगे ना तो आप लोगों से डेफिनेटली जहां जहां मौका मिलेगा मिलूंगा। प्लीज ऐसा मत समझो। हाँ एक इंसल बग, 1 मिनट अभी बता रहा। क्या बात है, बहुत शानदार। ह्यूमिड रीजन के अंदर, ऐसा इलाका जहां बारिश और उमस होती है, उस इलाके के अंदर केमिकल वेदरिंग बहुत ज्यादा होती है। मैंने केमिकल वेदरिंग का आपको एक एग्जांपल क्या दिया था कि जैसे हमारे छत के ऊपर रखे हुए सरिया,
सरिया छत पे जो रखा होता वो कैसे पूरा खराब हो जाता, पर कब खराब होता? बारिश में। देखना एक बारिश जैसे उस पर गिरती है लोहे पर, वो पूरा का पूरा जंग लग जाती है। तो वो एक केमिकल वेदरिंग है जो ह्यूमिड इलाके में बहुत अच्छी होती है। अगला, अ डीप वॉल ऑफ वाइडर ट्रफ बेसिन विथ अ वेरी स्टीप कॉनकेव वॉल, इट्स हेड एज वेल एज इनसाइड इज नोन एज। देखो एक इस प्रकार का शेप जो कि ग्लेशियर के थ्रू बना हुआ है और पहाड़ों के ऊपर है ना, वी शेप्ड डीप लॉन्ग इलोंगेटेड, उसको क्या कहा जाता है? सर एटलस की बुक को कैसे पढ़े प्रिपरेशन में हेल्प? देखो एटलस की बुक ना आपकी हेल्प कराएगी उसके साथ, आपके करंट अफेयर के साथ। जैसे करंट अफेयर में कोई सी भी लोकेशन आए ना, उसको एटलस में ओपन करने की कोशिश करो। सबसे पहले ये जानो मोटे मोटे तौर पर कि हमारे वर्ल्ड में कंट्री कितनी है, बिल्कुल जान लिया। जब कंट्री हम जान लेते तो उसके बाद जानने की कोशिश करो कि ये जो कंट्रीज है ये कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे घुमा के दो चीज पूछ लू ना अभी, अगर दो चीज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ लू मॉन्टेविडियो किसकी राजधानी है, तो अभी मुंह से झाग निकाल दोगे, क्योंकि पता ही नहीं है ना, पढ़ने की कभी कोशिश ही नहीं की, मजा ही नहीं आता इन चीजों के अंदर ह्यूमैनिटीज की। भाई पहले ना जो चीजें न्यूज के अंदर मिले ना उसको फटाक से अपने मोबाइल से सर्च कर लो कि ये कौन से कॉन्टिनेंट में आ रहा, फिर उस कॉन्टिनेंट के सराउंडिंग की कंट्री कौन सी, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठते हैं। जैसे सीडीएस ने क्वेश्चन पूछा यूक्रेन से कौन बॉर्डर शेयर नहीं करता। अब 193 कंट्री में कौन यूक्रेन यूक्रेन याद रखे, बट वो याद रखेगा जो रूसो यूक्रेन वॉर की स्टडी कर रहा है, जो उसे पढ़ रहा है। तो जब पढ़ रहा है ना तो समझेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपको जाना है किसके साथ, किसके साथ जाना, यू हैव टू गो विद द करंट अफेयर, उस लोकेशन को सर्च करना हमें। ठीक है, आंसर है हमारा सर्क। ग्लेशियर पर बना हुआ डिप्रेशन उसे सर्क कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने पूछा सर इंसलबर्ग क्या होता है? ये एक आइसोलेटेड पिलर इन अ डेजर्ट। एक चट्टान इतनी कट जाए कि वो एक ऐसे पिलर की तरह बन जाए, तो आइसोलेटेड पिलर इन अ डेजर्ट इज नोन एज आपका इंसलबर्ग। ठीक है, आगे चलिए नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट को डिस्कस करते हैं। एस्कर जो होती है ना, एस्कर्स आर वैली, एस्कर्स आर रिजेस क्रिएटेड बाय ग्लेशियर्स। कैसे? जब ग्लेशियर किसी को धकाते हैं ना, आप समझो कि जैसे आपने बचपन में चटाई जो होती है ना, चटाई पर बैठे रहते हैं और हम जब उठने लगते तो चटाई पूरी की पूरी फिसल जाती है और उसमें बीच में से वो बन जाती सिलवटें, बीच में फोल्ड्स बन जाते हैं। बस वैसे ही जब डेजर्ट धक के आता है ना तो जमीन को ऐसे फोल्ड्स बना देता है और उन्हीं को हम एस्कर बोलते हैं। उन रिजेस को, उन ऊंचे उभे उभार को एटलस बोलते हैं। आई बात समझ में? करें शुरू? चलो तो एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है नेचुरल जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट। अब मेरे भाई, हाँ सब खत्म, इरोजन डिपोजिशन सब कुछ खत्म, आपका वो लेक्चर ही खत्म। अब ध्यान से सुनना, अब हम सीरियस होकर के पढ़ रहे हैं ना। हाँ बाउल शेप्ड को ही तो बोलते हैं यार, आपका वहां बोला तो था सर्क। आएंगे आएंगे, बनारस भी आएंगे, काशी विश्वनाथ जी, और आपसे भगवान के दर्शन करेंगे और आपसे मिलेंगे जरूर। अब सुनो ध्यान से, जियोलॉजिकल कैटास्ट्रोफिक इवेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे इवेंट्स जो कि ह्यूमन को, इन्वायरमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करे और धरती और कुदरत के कहर के चलते वो आए, ऐसा समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि धरती के अंदर कोई ऐसा चेंज हुआ जिस चेंज की वजह से आप धरती पर रहने वाले एक शांत आदमी नेगेटिवली अपनी लाइफ के अंदर इंपैक्ट देखा, इसे हम बोलेंगे कैटास्ट्रोफिक इवेंट। कैटास्ट्रोफिक इवेंट आर नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट जो कि एडवर्सली हमको अफेक्ट करते हैं, हम इंसानों को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम हमारे देश में इनसे डील करने के लिए हमने बनाया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आप पॉलिटी के अंदर इसे पढ़ते भी हैं। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बनाया, जिसके अंदर हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई। फुल फॉर्म मत लिखवाना मुझसे, मैंने बोल दिया है, एनडीएमए का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, ये इसके हेड होते हैं। फिर दूसरा आता है आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जिस भी रिस्पेक्टेड स्टेट के अंदर ये आया था डिजास्टर, तो पहले इस डिजास्टर से डील करने के लिए हमने अधिनियम बनाया जिसका नाम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। इस एक्ट के चलते हमने एक अथॉरिटी बनाई, जिस अथॉरिटी का नाम है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का आंसर वो हो जाएंगे प्रधानमंत्री, साथ ही साथ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के वो हो जाएंगे चीफ मिनिस्टर। A deep long valley, a deep long wider basin with very steep concave high wall and its at its head as well as a side is known as cirque। ये सही है, ठीक है। A deep long wider trough, ट्रफ का मतलब जानते हो, ट्रफ का मतलब होता है निचला हिस्सा, वाइडर ट्रफ, ठीक है। और ए बेसिन विथ अ वेरी स्टीप वॉल, और उसकी स्टीप वॉल होती है सर्क की। आप सर्क का फोटो देखो, मैं लास्ट क्लास के अंदर बताया था, ठीक है, सही है वो। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 हमारा आएगा। अबे अंशिका, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जिसके चलते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, जिसके हेड प्रधानमंत्री है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसके चीफ मिनिस्टर है। अब इससे डील करने के लिए हमने एक फोर्स बनाई नेशनल लेवल पर, उस फोर्स का नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। साथ ही साथ एक छोटी फोर्स बनाई जो स्टेट में है, दैट इज स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, मेरा भाई है इसके अंदर एसडीआरएफ में, तो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई वो, ठीक है, जो स्टेट लेवल पर डिजास्टर को हैंडल करते। अब आप ऐसा समझो कि सर फिर ये नेशनल वाली कहां काम करती, सारे तो राज्य में बनी है। तो देखो, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स काम करती किसी बड़े डिजास्टर से, अगर बहुत खतरनाक डिजास्टर आया है, बहुत एग्जांपल बहुत बड़ा अर्थक्वेक, तो सभी उससे डील करेंगे। बाकी अगर हल्की फुल्की नदी में बाढ़ आई है तो फिर उससे एसडीआरएफ डील करेगा। ओके, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज जानते हैं। डिजास्टर क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानिए। अ डिजास्टर इज डिफाइंड एज डिसरप्शन ऑन ए मैसिव स्केल, ईदर नेचुरल और मैन मेड, ऑकरिंग इन शॉर्ट एंड लॉन्ग पीरियड, ठीक है। एक मैसिव स्केल पर होने वाला नेगेटिव एडवर्स इवेंट, ठीक है, एक मैसिव स्केल का एक नेगेटिव एडवर्स इवेंट जो कि आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म लेवल पर अफेक्ट करते, या तो छोटे समय का आया हुआ भूगोल होगा, छोटे समय पर आया हुआ डिजास्टर होगा, या फिर लॉन्ग टर्म होगा। तो एक डिस्ट्रप्शन है, डिजास्टर का मतलब क्या, एक आपदा है जो जनरली यहां पर हो रही है। डिजास्टर कैन लीड्स टू ह्यूमन, मटेरियल एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल हार्डशिप, इंसान को, मटेरियल को, जितने भी सब कुछ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ये, ईच एंड एवरीथिंग विच कैन बी बियॉन्ड द बियरेबल कैपेसिटी ऑफ अफेक्टेड सोसाइटी। जो सोसाइटी है वो उससे इतना ज्यादा खतरनाक आता है कि वो सोसाइटी उसे अफेक्ट, उससे बेयर ना कर पाए। तो डिजास्टर, आपदा एक नेगेटिव शब्द है। डिजास्टर आता है और आपको पूरी प्रकृति की चीजों का, बनाए गए ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनको झंझोर के रख देता है, इनको खराब कर देता है, नेगेटिवली इंपैक्ट कर देता है। एज पर स्टैटिस्टिक्स, आंकड़ों के अनुसार आप बात करोगे, भारत के अंदर वल्नरेबल, भारत जो है वो 30 तरह के डिजास्टर से प्रोन है।
मतलब कि हमारे देश के अंदर 30 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर्स आर ओकरिंग। अब वो 30 डिफरेंट डिजास्टर कौन कौन से हो सकते हैं? कुछ होते हैं आपके जियोलॉजिकल डिजास्टर, कुछ होते हैं आपके मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर, कुछ होते हैं आपके ह्यूमन मेड डिजास्टर, कुछ होते हैं बायोलॉजिकल डिजास्टर। सबसे पहले बात करते हैं जियोलॉजिकल डिजास्टर की, जैसे भूकंप, जैसे वोल्केनो, जो कि धरती के अंदर की प्रोसेस के चलते बने, जैसे कि सुनामी। सुनामी भी धरती के अंदर आने वाले भूकंप की वजह से आती है, तो भूकंप ही कारण होता सुनामी का मेन आने का। तो सुनामी, वोल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब आ जाते जियोलॉजिकल डिजास्टर में। फिर आ जाता आपका मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर। मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर का मतलब होता मौसमी आपदाएं। अब मौसमी आपदा में आपको देखने को मिलता है चक्रवात, साइक्लोन, साइक्लोन के बाद हो जाता बाढ़, बाढ़ के बाद हो जाता सूखा, क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, हीट वेव। दिस इज ए मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर। फिर आते बायोलॉजिकल डिजास्टर। तो बायोलॉजिकल डिजास्टर के अंदर आपके अंदर पेंडेमिक, कोरोना वायरस, एपिडेमिक, किसी एक इलाके के अंदर फैली हुई बीमारी, साथ ही साथ लोकस्ट अटैक, इल अटैक, पेस्ट अटैक, जो फसलों के ऊपर होता है, दैट इज अ बायोलॉजिकल डिजास्टर। और फिर अगला आता है आपका मैन मेड डिजास्टर। फॉर एग्जांपल भोपाल गैस ट्रेजेडी, चेरनोबिल, हिरोशिमा एंड नागासाकी बॉम्ब ब्लास्ट, दीज आर द मैन मेड डिजास्टर्स। चक्रवात प्रफुल्ल आपको बताएंगे क्लाइमेटोलॉजी में। साइक्लोन, चक्र मतलब साइकिल और वात मतलब हवा, तो हवाओं का जो साइक्लिक रूम है उसे चक्रवात कहेंगे। आई बात समझ में? मीटियोरोलॉजिकल डिजास्टर मतलब कि मौसमी आपदाएं, मौसम से होने वाली। पढ़ते चलिएगा बच्चा, पढ़ते चलिएगा। बढ़ू आगे। अच्छा, जिन लोगों को जो पुराना लेक्चर समझ में नहीं आया था, वो लोग अभी भी सीरियस होकर इसे पढ़ रहे हो? एक पोल करा रहा हूं मैं, यहां तक जितना मैंने डिजास्टर के बारे में बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, साथ ही साथ नेचुरल डिजास्टर और उनकी परिभाषा, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। हाँ, नेक्स्ट क्लास भी मेरी है ना। फॉरेस्ट कटिंग इज नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, नॉट अ बायोलॉजिकल, इट इज अ मैन मेड डिजास्टर। और वो डिजास्टर नहीं है, वो तो एक नेगेटिव काम है। एकदम से नहीं आ रहा ना। आप लोग 90%, इस बार भी 10%, तो 10% को 3 स्लाइड भी नहीं आई क्या? सिर्फ जो डिजास्टर मैंने बताया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट मैंने बताया, ये भी नहीं आया समझ में? सिर्फ इसी के लिए पूछा था। चलिए भाई, मैं डिजास्टर एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, तो व्हाट इज डिजास्टर? डिजास्टर का मतलब होता है नेचुरल कैटास्ट्रोफिक इवेंट, दैट इज नोन एज डिजास्टर। अब ये डिजास्टर जब यहां पर ओकर होता इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक, तो इट इज कंसिडर्ड एज ए जियोलॉजिकल डिजास्टर। अब अर्थक्वेक आता कैसे, आइए जानिए। एंड अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? शेकिंग ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर बैठा हूं, ये तो मैं ऐसे जब यू मूवमेंट हुआ, तो इन अर्थक्वेक इज अ शेकिंग ऑफ द अर्थ रिजल्ट इन सडन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ लिथोस्फीयर विच क्रिएट्स अ सिस्मिक वेव। लो, मैंने पूरी डेफिनेशन मुंह से बोल दी, लिखी तो है ही सही पीछे। तो डिजास्टर में अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है? सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अर्थ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब मैंने क्या बताया था? क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, दैट इज लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल में कहीं पर एक पॉइंट बनेगा जिसे फोकस नाम दूंगा, और वहां से तेजी से एनर्जी रिलीज होगी सिस्मिक वेव में और अर्थ को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगी। दैट इज नोन एज डिजास्टर। क्या हुआ? डिजास्टर आता वाइब्रेशंस में ऐसे। तो डिजास्टर इज अ वाइब्रेशन, डिजास्टर इज अ वाइब्रेशन जो कि आता है और हमको नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। ठीक है, धरती के अंदर से। ठीक है,
फायर किस में आता? मैन मेड। अगर वो इंसानों के थ्रू लगी हो तो मैन मेड, अन्यथा उसे हम कहते हैं आपका फॉरेस्ट फायर हो गई, तो वो नेचुरल भी हो सकती है ना, जैसे बिजली चमक गई, आग लग गई, वो नेचुरल हो जाता है। चलो अर्थक्वेक का स्ट्रक्चर जान लेते हैं। यहां पर पहले पढ़ा चुका हूं इसको, बट फिर भी देख लेते हैं। जिस जगह से भूकंप जन्म लेता है धरती के अंदर, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। फोकस ईदर हाइपोसेंटर। फोकस और हाइपोसेंटर से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ बॉडी वेव। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल पी वेव एंड एस वेव, दोनों के एग्जाम्पल लिख दिए, दोनों बॉडी वेव है। फिर आ जाता है आपकी सतह के ऊपर ईपी सेंटर, ये सतह के ऊपर बना, और ईपी सेंटर से जो वेव्स धरती के सरकमफेरेंस पर चलेगी, धरती की सतह पर, उन वेव्स को हम बोलेंगे आपका सरफेस वेव ऑन सरकमफेरेंस। ये हो गई सरफेस वेव। आई बात समझ में? अब यहां से जो इस इलाके से लेके यहां तक की जो डेप्थ है, इसे हम बोलते हैं फोकल डेप्थ। फोकस की दूरी कितनी है? फोकल डेप्थ। और इसी की दूरी के अनुसार फोकस अलग अलग जगह होता है, शेलो फोकस, डीप फोकस, इंटरमीडिएट फोकस। अगर शेलो फोकस है तो 0 से 70 किलोमीटर तक फोकस की गहराई है। अगर इंटरमीडिएट फोकस है तो 70 से 300 किलोमीटर उसकी गहराई है। और अगर डीप फोकस है तो 700 किलोमीटर के बाद, 300 से 700, वहां तक डीप फोकस चलता है। तो ये आ गया समझ में? आवाज तो मैंने बंद करी थी, पानी पीने गया था इसलिए। ठीक है, ये हो गया क्लियर? फोकस एपिसेंटर नहीं होगा, फोकस मतलब हाइपोसेंटर और एपिसेंटर सेपरेट। टाइप्स ऑफ फोकस रिपीट करता हूं अभी 5 मिनट बाद। ये हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वेव्स है हमारी अर्थक्वेक की। जो वेव बॉडी वेव होती है उनका जन्म होता फोकस से, और जो वेव सरफेस वेव होती है उनका जन्म होता एपिसेंटर से, क्योंकि एपिसेंटर सरफेस पर है। एग्जाम्पल रेलिग एंड लव वेव। रेलिग और लव वेव जो होती है धरती की सतह पर चलेगी, ठीक है, ये अंदर नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ कैसे काम करता है? तो भाई देखो, ये जो है ना, इट इज अ सिस्मोग्राफ, जो कि एक लकड़ी का बना होता है। अब इस लकड़ी के सिस्मोग्राफ के अंदर एक पेंडुलम भरा होता है ना, लटकता है। अब ये पेंडुलम क्या करता है, इस पेंडुलम के अंदर भरी होती इंक। तो जब भूकंप आता है ना, तो वो पेंडुलम हिलेगा। आप ऐसा समझो कि ये मेरे हाथ में पेंडुलम है ना, जब भूकंप आएगा तो ये ऐसे होगा। और जब ये हिलता है ना, तो वो इंक नीचे पेज के ऊपर ड्रॉ होती है ऐसे। और जो इस प्रकार का ड्रॉइंग बनेगी ना, ये ड्रॉइंग आपको ऐसी दिखाई देगी। ये सिस्मोग्राफ होता है। सिस्मोग्राफ जो होता है ना, इसके अंदर पी वेव कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, एस वेव ऐसी, और सरफेस वेव इस तरह से प्लॉट होती है उसके ऊपर, सिस्मोग्राफ के ऊपर। हाँ, इन सब में सबसे खतरनाक लव वेव है। ठीक है, फिर आ जाएगा रेडोन। अब रेडोन क्या होता है कि जब भूकंप आता है ना, तो उस पर्टिकुलर जगह पर रेडोन इमिट होती है धरती के अंदर से। तो इस रेडोन के इमिशन की वजह से हम अर्थक्वेक को पहले ही प्रिडिक्ट कर पाते हैं।
जैसे आप लोगों ने वो बताया ना डूम्स डे फिश, यानी प्रलय की मछली। जो मछली अगर सतह पर दिखने लग गई तो हम समझने लगे थे कि डिजास्टर आने लग जाता है। तो वो तो भाई रेडोन के निकलने से पता चल जाता है। रेडोन क्या नोबल गैस है ना, फ्रियोन रेडोन, मेरे नाम नहीं पता, नोबल गैस पता, इतनी क्यों नोबल गैस है। पर वो कौन कौन सी नोबल, आप समझ जाना। तो नोबल गैस में रेडोन निकलती है धरती के अंदर से जब भूकंप आता है, उससे हमको पता चल जाता है। चलो, अब कौन भाई, अब थोड़ा स्केल के बारे में जान लेते हैं। रिक्टर स्केल और दूसरा मैग्नीट्यूड स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल को रिक्टर स्केल बोलते हैं और दूसरा मरकाली स्केल जिसे इंटेंसिटी स्केल बोलते हैं। क्या होता है? द अर्थक्वेक इवेंट आर स्केल्ड इधर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी। या तो भूकंप को मैग्नीट्यूड के अनुसार नापा जाएगा या भूकंप को इंटेंसिटी के अनुसार नापा जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल ना भूकंप की ताकत बताता है। मैग्नीट्यूड जो स्केल होता है वो अर्थक्वेक की ताकत बताता है कि ये कितना आपको इंपैक्ट करेगा। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल। द मैग्नीट्यूड रिलेट्स द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप के समय में जो निकली गई एनर्जी है, उस निकली हुई एनर्जी को हम रिक्टर स्केल पर नापते हैं, जो कि 1 से लेकर 10 तक एब्सोल्यूट नंबर होते हैं। हर नंबर 100 को बताते हैं, है ना। तो 1 से लेकर 10 तक आपके नंबर यहां मौजूद होते रिक्टर स्केल पर। ये क्या बताएगा? भूकंप की एनर्जी को। वहीं इंटेंसिटी स्केल क्या बताएगा? भूकंप से क्रिएट, इसको नापते हैं मरकाली के ऊपर। इंटेंसिटी स्केल ऑल्सो नोन एज मरकाली स्केल, क्योंकि इसको एक इटालियन सिस्मोलॉजिस्ट मरकाली ने निकाली थी। सो द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट विजुअल डैमेज कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक। कि अर्थक्वेक से कितना डैमेज हुआ वो आपको इंटेंसिटी स्केल बताती है। तो डैमेज इंटेंसिटी स्केल, और उसके बाद है तो मैग्नीट्यूड स्केल आपको बताएगी उसकी ताकत को। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे भूकंप आया 4 मैग्नीट्यूड का। अब 4 मैग्नीट्यूड कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, 10 के कंपेयर में आधे से भी कम है। 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, बट अर्थक्वेक आ गया किसी बहुत खतरनाक रहवासी इलाके में जहां की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। उस इलाके के अंदर आया तो लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोग मरेंगे। क्यों? नुकसान ज्यादा होगा, है ना। अब आया तो 4 का, मैग्नीट्यूड 4 थी, पर उसका विजुअल डैमेज ज्यादा था, तो वही विजुअल स्केल पर 8 तक पहुंच जाएगा। वहीं अगर कोई भूकंप डेजर्ट में आया, बहुत खतरनाक, एकदम खाली सहारा डेजर्ट, जहां कई हजार किलोमीटर तक लोग और लोग का नामो निशान नहीं, वहां पर जब भूकंप आया तो भूकंप की इंटेंसिटी थी 8 की इंटेंसिटी का भूकंप आया, बट वहां पर लोग ही नहीं थे तो नुकसान हुआ ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं तो नुकसान हुआ ही नहीं। तो यही भूकंप फिर इंटेंसिटी स्केल पर 4 नापा जाएगा, क्योंकि विजुअल डैमेज कम है। तो एक तो ताकत बताता और एक उससे पड़ा हुआ इफेक्ट, असर। बताइए, दोनों क्लियर हुए? ये क्या लिखे तो है यहां पर? अर्थक्वेक का तो ऐसा है कि अगर 7 में 6 पॉइंट और कुछ है उससे ऊपर हो गए तो अर्थक्वेक को डिजास्टर्स माना जाता है। रुको मैं देख लेता हूं ना।
7.4 की मैग्नीट्यूड से ऊपर के भूकंप को, जिस अर्थक्वेक के अंदर 7.4 मैग्नीट्यूड होती है, उसे हम डेंजरस अर्थक्वेक की कैटेगरी में रखते हैं। याद रखिएगा, द अर्थक्वेक विच हैज मैग्नीट्यूड मोर देन 7.4, उसे हम डेंजरस अर्थक्वेक के अंदर समझते हैं कि 7 या 7.4 से अधिक आपका डेंजरस माना जाता है। फिर इसके बाद आ जाएगा स्केल का, मैंने आपको बता दिया, रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड नापा जाएगा और मरकाली स्केल के ऊपर आपका इंटेंसिटी। किसी ने पूछा था सर अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ सेंटर बता दीजिए, तो ये तीनों 0 से 70 आपका शेलो फोकस अर्थक्वेक, 70 से 300 इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और 300 से 700 डीप फोकस अर्थक्वेक। तो ये सारे के सारे भूकंप आपके यहां पर है, 0 से 70, 70 टू 300 और 300 टू 700। ओके, ठीक। चलिए आगे बढ़ते। अब कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक आते किस वजह से, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अर्थक्वेक। पहला फैक्टर आ जाएगा वोल्केनिक एक्टिविटी, दूसरा फैक्टर आ जाएगा टेक्टोनिज्म, तीसरा फैक्टर आ जाएगा इलास्टिक एंड रीबाउंड थ्योरी, और तीसरा फैक्टर आ जाएगा एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। तो हमारे पास 3 फैक्टर है, टोटल 4 फैक्टर, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लोग इसे, वोल्केनिक इफेक्ट। तो ज्वालामुखी की वजह से भूकंप कैसे आता, ध्यान से सुनो। भूकंप के अंदर वोल्केनो के अंदर मैग्मा होता है, और जब ये मैग्मा प्रेशर से बाहर निकलता है तो वाइब्रेशन करता है, और वाइब्रेशन से धरती के अंदर के सेट पार्टिकल्स को डिसबैलेंस कर देता है। जितने भी सेट पार्टिकल्स होते हैं अंदर के, उनको डिसबैलेंस कर देता। मतलब क्या, धरती के अंदर मैग्मा भरा है। अभी मैग्मा जब ज्वालामुखी से निकलता है तो बहुत प्रेशराइज्ड होकर के निकलता है, और जब प्रेशराइज्ड होकर के निकलता है तो वहां वाइब्रेशन क्रिएट करता है। वाइब्रेशन मतलब कि आप ऐसे समझो कि भीड़ में हमने किसी को खींचा, तो कैसे हम जब खींचते हैं तो सभी लोग इधर परेशान होते हैं, वहां पे उससे जो टच हो रहे, बस वैसे ही जब ये लावा बाहर निकलता है तो वाइब्रेशन करता है, और उस वाइब्रेशन के चलते इस पूरे इलाके में डिस्टरबेंस हो जाता है, और जैसे डिस्टरबेंस होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन जनरेटेड टू द मूवमेंट ऑफ मैग्मा और फ्लूइड इनसाइड द वोल्केनो। ईच वोल्केनिज्म इज फॉलोड बाय एन अर्थक्वेक। जहां जहां ज्वालामुखी फटते हैं वहां वहां भूकंप भी दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये एक ऐसी जगह है जहां पर ज्वालामुखी, भूकंप, अर्थक्वेक सब दिखाई देते, इसलिए उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आ जाएगा प्लेट टेक्टोनिज्म। इसके बारे में तो हम बहुत डिटेल में पढ़े। प्लेट टेक्टोनिज्म में 3 चीज होती है, प्लेट का कोलिजन, प्लेट का डाइवर्जेंट और प्लेट का स्लाइड पास। तो जहां पर डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म होता है, इज दीज बाउंड्री आर टेक्टोनिकली एक्टिव। ये जो बाउंड्री होती है, ये बाउंड्री एक्टिव बाउंड्री होती है। जो फॉल्ट लाइन होती है वो पास आने की हो, दूर जाने की हो, स्लाइड पास होने की, इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्री। तो एक्टिव टेक्टोनिक बाउंड्री यानी टेक्टोनिज्म, इसकी वजह से भी भूकंप आते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका यहां पर जो आ रहा हमारा, दैट इज इलास्टिक एंड रीबाउंड थ्योरी। अब इलास्टिक एंड रीबाउंड थ्योरी हमको ऐसा बोलता है कि ये जो धरती है, ये धरती खींची हुई है रबर की तरह। धरती जो है रबर की तरह खींची हुई है ऐसे। अब पूरी अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर जितनी भी चट्टाने हैं ना, वो सारी चट्टाने रबर की तरह खींची हुई है, और हर एक चट्टान के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। अगर जैसे ही कहीं पर ये रबर एकदम से पास आती है, या फिर एकदम से कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, क्रैक आ जाता है टेक्टोनिकली, तो एनर्जी जो स्टोर्ड है ये रिलीज होती है, और जब स्टोर्ड एनर्जी एकदम से रिलीज होगी तो भूकंप आएगा। मतलब इलास्टिक एंड रिबाउंड थ्योरी एक्सप्लेन हाउ एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ रॉक, रिलीज्ड सडनली एंड जनरेट अर्थक्वेक। आगे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। अब एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर में क्या होता है, पानी बह के आ रहा, मैंने बना दिया डैम।
जब पानी बह के आ रहा है और मैंने बना दिया डैम, तो डैम के पीछे पानी एकत्रित हो गया, डैम के पीछे पानी इकट्ठा हो गया, और जब डैम के पीछे पानी इकट्ठा हो गया तो ये पानी धरती के अंदर रिसेगा, और जब ये धरती के अंदर धीरे धीरे परकोलेट करेगा तो चट्टानों के बीच में ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेगा, फिसलन की तरह। और जब चट्टानों के बीच में फिसलन होगी तो एक्टिवली मूवमेंट करना शुरू करेगी, और जब एक्टिवली मूवमेंट करना शुरू करेगी तो भूकंप आएगा। बहुत सिंपल है। पानी जो है, पानी जब इकट्ठा हुआ तो अंदर परकोलेट हुआ, परकोलेट हुआ मतलब कि ग्राउंड वाटर बना, धरती के अंदर गया। जब पानी जाने लगा तो उस पानी ने एज एन ल्यूब्रिकेंट की तरह काम किया, और जब ल्यूब्रिकेंट की तरह काम किया तो चट्टानों के अंदर मूवमेंट एक्टिव हो गया और भूकंप आ गया। जब एटॉमिक बॉम्ब फोड़ा गया तो एटॉमिक बॉम्ब के फूट जाने की वजह से उस पर्टिकुलर इलाके के अंदर भूकंप आ जाते हैं जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है या फिर उसका टेस्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस इलाके के अंदर आप देखो, जब वो फूटेगा एकदम से एनर्जी रिलीज होगी तो धरती के अंदर तक के सेल डिस्टर्ब हो जाएंगे और भूकंप आ जाएगा। ठीक है? हाँ, ये दोनों मैन मेड है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब ही मैन मेड होता है। अगला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। तो धरती के ऊपर दुनिया पर भूकंप कहां कहां है? तो सबसे ज्यादा भूकंप आपको इस इलाके में मिलते ही है। ये इतना सा इलाका, ये इसे हम बोलते हैं पैसिफिक प्लेट या फिर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सबसे ज्यादा क्यों? क्योंकि पैसिफिक प्लेट सबसे ज्यादा बड़ी है। अब आप देखो, सबसे बड़ी प्लेट अगर जरा सा भी इधर मूवमेंट कर ले तो सबको हिला दे, इधर मूवमेंट कर ले तो सबको हिला दे। आप ऐसा समझिए कि जैसे मैं आपको एग्जांपल ये देता हूं कि एक बस है, उस बस के अंदर बहुत मोटा आदमी है, बहुत मोटा आदमी, और मोटा आदमी जरा सा इधर उधर हिले तो पूरी बस को परेशान कर देता है। जब मोटा आदमी जरा सा इधर इधर मूवमेंट करे तो पूरी की पूरी बस जो होती है वो परेशान होती है। या फिर जैसे उसने जरा सी सांस ले ली तो जैसे पेट फूला, आधे से ज्यादा लोगों को चिपका दिया उसने, जैसे उसने सांस रिलीज करी तो वैसे ही सारे पास भी आ गए। तो मतलब क्या, वो पैसिफिक प्लेट ऐसी ही है कि जरा सा इधर मूवमेंट करे, इधर सभी को डिस्टर्ब कर देती है और भूकंप ले आती है। फिर आ जाएगा मिड अल्पाइन बेल्ट। मिड अल्पाइन बेल्ट की शुरुआत होती है हिमालय होता हुआ भूमध्य सागर, ये दूसरे नंबर का है मिड अल्पाइन बेल्ट। अब मिड अल्पाइन बेल्ट कैसे काम कर रहा है? आप देखो ना कि इंडियन प्लेट जाकर के यूरेशियन प्लेट से टकरा रही, प्लेट टेक्टोनिकली एक्टिव है, टेक्टोनिकली एक्टिव है मतलब भूकंप आएंगे। तीसरा आपका ये वाला हिस्सा हो गया मिड अटलांटिक रीच। अटलांटिक एक डाइवर्जेंट पार्ट है, तो जब अटलांटिक ओशन में दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहां पर भूकंप आएंगे। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हो गया, और क्या। एस्थेनोस्फियर की परिभाषा लिख लो अनुराधा। एस्थेनोस्फियर इज अपर पार्ट ऑफ मेंटल, द अपर पार्ट ऑफ मेंटल इज नोन एज एस्थेनोस्फियर एंड इट इज अ सेमी लिक्विड पार्ट। आइसोस्टेसी के बारे में आपका डाउट है? आइसोस्टेसी का मतलब होता है द कंडीशन ऑफ बैलेंस। ऐसा कहते हैं कि जितनी चीजें धरती के ऊपर है उतनी चीजें धरती के अंदर भी है। जैसे हिमालय जितना ऊंचा ऊपर है उतना ही नीचा नीचे भी है धरती के अंदर भी। इसको बोलते हैं आइसोस्टेसिकल बैलेंस, हिमालय का ऊपर और नीचे, आइसोस्टेसी। बट क्या होता है, रोज लैंडस्लाइड के चलते, बारिश के चलते, नदियों के बहने के चलते ऊपर वाले हिमालय कट रहा है। इरोजन ट्रांसफॉर्म, वेदरिंग, मास मूवमेंट, तो ये कट रहा है। बट नीचे का हिमालय तो अभी भी वैसे ही है। तो ऊपर और नीचे में जब डिसबैलेंस होगा तो भी भूकंप आ सकता है। ओके? पैसिफिक प्लेट क्या है? अब इंडिया के अंदर अर्थक्वेक जोन जानते हैं कि भारत के अंदर अर्थक्वेक जोन कहां कहां है। तो भारत के अंदर टोटल 4 अर्थक्वेक जोन है। जोन नंबर 2, जोन नंबर 3, जोन नंबर 4 और जोन नंबर 5। जोन नंबर 1 इंडिया के अंदर नहीं है, जोन नंबर 1 इंडिया के अंदर नहीं है। ठीक है, अब देखो आप यहां पर एक पॉइंट समझिए, दिस इज अ जोन नंबर 5। ये जो लाल रंग से, हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है, भुज
ये भी टेक्टोनिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये अरेबियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडियन प्लेट ऐसी जगह पर आ रहा हो, तो वो भी एक्टिव है। तो ये आ जाएगा जोन नंबर 5 में। फिर आता जोन नंबर 4, ये जो ब्राउन कलर से दिख रहा। फिर आता जोन नंबर 3 जो पीले रंग से दिख रहा है। और फिर आता जोन नंबर 2 जो कि एकदम ऐसा इलाका जहां भूकंप नहीं आता, नीले रंग से दिखाई दे रहा। तो दीज आर दी जोन्स ऑफ अर्थक्वेक। क्लियर हो गया? जोन 1 मतलब ऐसा जहां पर जरा सा भी फील ना हो, वहां पर टेक्टोनिकली अर्थक्वेक डिसेबल्ड हो, वहां नहीं आए, दैट कम्स अंडर जोन नंबर 1, जो कि नहीं है इंडिया के अंदर। हल्का फुल्का ट्रेमर्स आते रहते हैं। ये हमने हमारे हिसाब से बनाए हमारे देश में। पहले ना भाई, पहले ये थे। अब वैसे देखा जाए तो हम 1 से शुरू कर सकते। आप ऐसा ले लो, चलो बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं। जोन नंबर 4, जोन नंबर 3, जोन नंबर 2 एंड जोन नंबर 1, ये लो। अब किसको जानना है जोन नंबर 1 कहां है? ये रिवाइज कर दिया मैंने, बस। जिस जिसको जानना जोन नंबर कहां है, ये रेड कलर की लाइन। अच्छा, अब ये भी नहीं पता है क्या कि हमारा इलाका कहां है? ये उत्तर प्रदेश, ये बिहार, यहां झारखंड है, यहां वेस्ट बंगाल है, यहां उड़ीसा है, ये पूरा मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, यहां पर आपको कर्नाटका मिल जाएगा, ये केरला है, इधर तमिलनाडु है, बस। चलिए भाई, तो इसको ना हम एंड कर लेते हैं यहां पर, और अगली क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है? जय हिंद एवरीवन। चलो अगली क्लास का वो करते हैं, है ना? मैं आता हूं, फिर वहां पर आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं। ओके, टेक केयर बेटा।